नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस क्लास में हम जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जो जनन तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो नर जनन तंत्र, एक होता है मादा जनन तंत्र। तो दोस्तों, आज इस क्लास में हम नर जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस क्लास में आपको इस नर जनन तंत्र को समझने के साथ साथ में इसके जितने भी नोट्स बनते हैं वो नोट्स मिलने वाले हैं। एंड एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ नर जनन तंत्र को। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नर जनन तंत्र की। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको समझते हैं। जो नर का मतलब होता है यहाँ पर पुरुष। ठीक है, नर का मतलब पुरुष। एंड उसके बाद में बात करते हैं जनन की। तो जनन का मीन्स या मतलब होता है नई जन्म होना या नई चीज़ का निर्माण होना। तो इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं दोस्तों कि सजीवों द्वारा अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। दोस्तों, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं आपको कि जनन की डेफिनेशन क्या होती है। सजीवों द्वारा अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात करते हैं तंत्र की। दोस्तों, ये जो तंत्र होता है ये अंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और अंग है वो उत्तकों से मिलकर बने होते हैं। एंड जो उत्तक है वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नर जनन तंत्र की। तो नर जनन तंत्र में जो तंत्र है वो कौन से अंगों से मिलकर बने होंगे? जो नर जनन तंत्र है वो उन अंगों से मिलकर बना होता है जो जनन की क्रिया को क्या करता है? पूर्ण करता है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम है नर जनन तंत्र का। इस डायग्राम के माध्यम से हम पूरे नर जनन तंत्र को समझेंगे। एंड मेरी गारंटी है दोस्तों कि अगर आपने इस डायग्राम को समझ लिया तो आप आराम से इसके बारे में थ्योरी एंड इसके बारे में जितने भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं वर्ण कोश। ठीक है, एंड यहाँ पर ये होता है वर्ण। उसके बाद में आपको एक नलिका दिखाई दे रही है। ये नलिका, इसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर होता है शुक्राशय। ठीक है, उसके बाद में ये दोस्तों होता है, इसको बोलते हैं मूत्राशय। ये होता है यहाँ पर दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये।
फिर उसके बाद में ये जो नलिका सी दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। ठीक है, उसके बाद में ये होता है शीशन। तो दोस्तों इतने अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक नर जनतंत्र का निर्माण करते हैं। तो देखिए नर जनतंत्र के अंदर कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं? वर्ण कोश, वर्षण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग एंड शीसल। ये इतने सारे अंग मिलकर नर जनतंत्र की क्रिया को या सॉरी जनन की क्रिया को क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इन अंगों का डिटेल से अध्ययन करेंगे एक एक अंग का। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र। तो जो नर जनन तंत्र होता है इनमें जो सम्मिलित होने वाले अंगों को दो भागों में बांटा गया है। देखिए प्रकार है पहला जो प्रकार है वो है प्राथमिक लैंगिक अंग। एंड जो सेकंड प्रकार है उनको बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। दोस्तों नर जनन तंत्र में सम्मिलित होने वाले अंगों को दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला होता है प्राथमिक लैंगिक अंग एंड सेकंड द्वितीय लैंगिक अंग। तो दोस्तों हम अब बात करते हैं कि प्राथमिक लैंगिक अंग के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं एंड द्वितीय लैंगिक अंग के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। तो देखिए दोस्तों जो ये वर्षण होता है यह वर्षण प्राथमिक लैंगिक अंग के अंदर आता है। तो इसके बारे में दोस्तों हम ये पढ़ते हैं कि ये जो वर्षण होता है यह वर्षण उदर गुहा के बाहर स्थित वर्षण कोश में स्थित होता है। दोस्तों ये वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में स्थित होता है। एंड इसका जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है? ये शुक्राणुओं का निर्माण करता है एंड ये अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर इसका निर्माण करता है, हार्मोन का निर्माण करता है ये। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा इसके बारे में कि सबसे पहले इसकी स्थिति पढ़ी कि ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है और यहाँ पर इसमें दो कार्य होते हैं। पहला शुक्राणु का निर्माण होता है एंड सेकंड यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर ये हार्मोन का स्रावण करते हार्मोन का निर्माण करते हैं। तो ये था प्राथमिक लैंगिक अंग। ठीक है, उसके बाद में जितने भी सारे अंग बच गए वो किस में आते हैं? द्वितीय लैंगिक अंग के अंदर आते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं द्वितीय लैंगिक अंग के बारे में। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं वृषण कोश के बारे में। तो दोस्तों जो वृषण कोश है इसका कार्य क्या है? ये जो वृषण कोश है ये वृषण को स्थिर रखने का कार्य करता है। ठीक है, एंड हमारे शरीर में शुक्राणु निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये जो वृषण कोश होता है ये तापमान को नियंत्रण करने का कार्य करता है। और यहाँ का जो तापमान होता है दोस्तों वृषण कोश के आसपास का तापमान होता है, वृषण का आसपास का तापमान होता है वो शरीर के अन्य अंगों से बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो वृषण कोश के बारे में हम लोगों ने जो मेन चीज़ थी वो क्या पढ़ी? यह वृषण को स्थिर रखने का कार्य करता है एंड ये तापमान को नियंत्रण करने का कार्य करता है क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। ओके दोस्तों, अब उसके बाद में 2 नंबर पर आती है शुक्रवाहिनी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ? शुक्राणु का निर्माण हुआ एंड कुछ हार्मोन्स का निर्माण हुआ यहाँ पर। तो जो शुक्राणु है
ये शुक्राणु यहाँ से निकलेंगे, निकल कर ये कहाँ जाएंगे, शुक्राशय तक जाएंगे ये। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, शुक्राशय है, यहाँ तक जाएंगे। तो दोस्तों शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुँचाने वाली नलिका को क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी बोलते हैं। यह शुक्रवाहिनी क्या काम करती है, यह शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुँचाने का कार्य करती है। दोस्तों ये शुक्रवाहिनी शुक्राशय में मिलकर एक स्क्ल नली का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इस शुक्राशय में मिल गई एंड मिलने के बाद में यहाँ पर एक नली बनाई है, ये नलिका, ये कौन सी नली है, स्क्लन नली है। एंड जो ये शुक्रवाहिनी है ये मूत्राशय से निकलने वाली मूत्र नलिका के साथ में मिलकर एक संयुक्त नलिका बनाती है, जिससे मूत्र एंड शुक्राणु प्रवाहित होते हैं। या हम बोल सकते हैं कि जो मूत्र और शुक्राणु है वो एक ही मार्ग से क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने शुक्रवाहिनी के बारे में क्या पढ़ा, शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है ये। शुक्रवाहिनी शुक्राशय में मिलकर एक स्क्ल नली का निर्माण करती है, और जो शुक्रवाहिनी है वो मूत्र नलिका के साथ मिलकर एक संयुक्त नली का निर्माण करती है, जिससे होकर मूत्र व शुक्राणु प्रवाहित होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं 3 नंबर पर शुक्राशय। जब शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को संग्रहण करने के लिए एक थैलीनुमा संरचना में खुलती है, जिसे क्या बोलते हैं, शुक्राशय बोलते हैं। यह शुक्राशय का क्या कार्य है, ये शुक्राणुओं का संग्रहण करता है एंड इस शुक्राशय के अंदर एक तरल पदार्थ का स्राव होता है, जो शुक्राणुओं को गति एंड ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है, शुक्राशय क्या काम करता है, यह शुक्राणु का संग्रहण करता है एंड इसके अंदर तरल पदार्थ का स्राव होता है। वो तरल पदार्थ शुक्राणु को ऊर्जा गति देने का कार्य करता है। एंड उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि की। 4 नंबर प्रोस्टेट ग्रंथि, ये अखरोट के बीज के आकार की होती है। ठीक है, एंड इसके अंदर भी एक तरल पदार्थ का स्राव होता है, जो शुक्राणु का हिस्सा होता है, शुक्राणु का क्या होता है, वो भाग होता है। यह तरल पदार्थ भी क्या काम करता है, शुक्राणु को गति प्रदान करता है एंड ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मूत्राशय से निकलने वाली मूत्र नलिका एंड ये स्क्ल नली मिलकर एक मूत्र मार्ग का निर्माण करती है, जो शीर्षण से गुजरता हुआ मूत्र छिद्र से या शीर्षण छिद्र से क्या निकलता है, बाहर निकलता है। यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है, कि शीर्षण छिद्र से बाहर निकलता है, यह है मूत्र मार्ग। ये किसने बनाई है, देखिए दोस्तों एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो एक तो हो गई आपकी, देखिए ये हो गई स्क्ल नलिका और ये हो गई मूत्र नलिका। ये दोनों आपस में मिलकर एक नली का निर्माण करती है, ये इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। और इस मूत्र मार्ग से जो मूत्र है, शुक्राणु एंड प्रोस्टेट ग्रंथि का जो स्राव है वो बाहर निकलते हैं इस मार्ग से। ठीक है दोस्तों, ये एक पेशीय नलिका होती है। ठीक है, अब हमने मूत्र मार्ग के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं शीर्षण के बारे में। तो दोस्तों शीर्षण, देखिए शीर्षण एक बेलनाकार अंग होता है, जो वसन कोश के बीच में क्या होता है, लटकता रहता है। ठीक है, यह शीर्षण एक उत्थानशील मैथुनांग अंग है। ठीक है, इस शीर्षण का क्या कार्य है, ये शीर्षण देखो मूत्र के समय, मूत्र त्याग के समय मूत्र को बाहर निकालने का कार्य करता है एंड मैथुन के समय ये जो शुक्राणु है, शुक्राणुओं को मादा योनि में प्रवेश कराने का कार्य इस शीर्षण का होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस डायग्राम के माध्यम से जो मेन चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। हमने क्या पढ़ा दोस्तों, देखिए एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं इसको। दोस्तों ये आपके सामने डायग्राम है नर जनतंत्र का, और नर जनतंत्र में ये वर्ण कोश, वर्ण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग, शीर्षण, ये अंग सम्मिलित होते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो इसमें वषणकोश और वर्षण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग और शीर्षण। तो दोस्तों इसमें जो अंग सम्मिलित होते हैं, इन अंगों को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक लैंगिक अंग, दूसरा द्वितीय लैंगिक अंग। जो प्राथमिक लैंगिक अंग के अंदर आता है वो वर्षण। और वर्षण का कार्य क्या होता है, यह शुक्राणु का निर्माण करता है एंड अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर हार्मोन का निर्माण करता है ये। उसके बाद में द्वितीय लैंगिक अंग के अंतर्गत आते हैं वर्षण कोश। ये वर्षण को स्थिर रखने का कार्य करता है एंड तापमान नियंत्रण का कार्य करता है, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। शुक्रवाहिनी, तो दोस्तों देखिए, शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने वाली एक नलिका होती है जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी। और ये शुक्रवाहिनी शुक्राशय में मिलकर एक स्क्ल नलिका निर्माण करती है। ठीक है। एंड उसके बाद में शुक्रवाहिनी क्या होती है, मूत्राशय से निकलने वाले मूत्र नलिका के साथ मिलकर एक संयुक्त नलिका का निर्माण करती है, जिसके माध्यम से मूत्र एंड शुक्राणु का उत्सर्जन होता है। अब शुक्राणु एक ही मार्ग से क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। फिर बात करते हैं शुक्राशय की। तो दोस्तों शुक्राशय शुक्राणु को संग्रहण करने का कार्य करता है और इसके अंदर एक तरल पदार्थ का स्राव होता है जो शुक्राणु को गति एवं ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। फिर बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि की। तो ये अखरोट के बीज के आकार की होती है एंड इसके अंदर भी तरल पदार्थ का स्राव होता है जो शुक्राणु का हिस्सा होता है एंड शुक्राणु को गति एवं ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों मूत्र मार्ग उसके बाद में। तो दोस्तों जो स्कल नली है एंड मूत्र नलिका है, दोनों मिलकर एक संयुक्त नली बनाती है जिससे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। और ये शीर्षण से गुजरती हुई, ये क्या है, शीर्षण है, ये शीर्षण से गुजरती हुई शीर्षण छिद्र से बाहर निकलती है। इसके माध्यम से शुक्राणु, मूत्र एंड प्रोस्टेट ग्रंथि का जो स्राव है वो बाहर निकलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं शीर्षण की। तो दोस्तों शीर्षण वसन कोश के बीच में एक बेलनाकार अंग होता है जो लटकता रहता है और एक उत्थानशील मेथुंगांग अंग है। ये मूत्र त्याग के समय मूत्र को बाहर निकालने का कार्य करता है एंड मैथुन के समय ये शुक्राणुओं को मादा योनि में प्रवेश कराने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने इस डायग्राम को समझ लिया है। अब इसके नोट्स हम देखिए। हमारा टॉपिक था नर जनन तंत्र। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनन कि जनन किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव। सजीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। इसके बाद में आगे देखिएगा कि मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। जो मनुष्य होता है उसमें कौन सा जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। देखिए दोस्तों, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, देखिए वह जनन जिसमें दो जनक भाग लेकर या दो जनक मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है। एंड अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो वह जनन जिसमें जीव की उत्पत्ति एक ही जनक के माध्यम से होती है, एक ही जनक के द्वारा होती है, उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है दोस्तों, यह द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक के तौर पर शुक्राणु का निर्माण करते हैं तथा मादा अंडों का निर्माण करती है। देखिए जो मनुष्य में होने वाली जो क्रिया है, प्रजनन क्रिया है, वो द्विलिंगी है, एक तो पुरुष एक मादा। देखिए जो पुरुष को हम बोलते हैं नर और स्त्री को हम बोलते हैं मादा। जो नर युग्मक के तौर पर शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा युग्मक के तौर पर अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से युग्मज का निर्माण होता है और आगे चलकर ये जीव का निर्माण करते हैं। दोस्तों जो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं और आपस में क्रिया करके उसका क्या होता है, वो आपस में संयोजित हो जाते हैं, संयोजन हो जाता है उनका। तो जो संयोजन होने की क्रिया, आपस में मिलने की जो क्रिया है, उसको क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। एंड निषेचन के बाद में युग्मक से क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं और युग्मनज निर्माण होता है और उसके बाद में आगे चलकर वो किसका रूप धारण कर लेता है या किसका निर्माण होता है, एक जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार
यह प्रक्रिया होती है। मैं अभी आपको इस चैप्टर का बेस बता रहा हूँ या इस टॉपिक का बेस बता रहा हूँ, आगे चलकर हम इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखो उसके बाद में एक वर्ड आता है आपके सामने, यौवनारंभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यूबर्टी। अब यौवनारंभ क्या होता है, तो देखिए, लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी जनन कोशिकाएं का विकास एक विशेष अवधि में होता है। इस अवधि को क्या बोलते हैं, यौवनारंभ बोलते हैं। देखिए, जो मनुष्य है उसमें जो लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी जो जनन कोशिकाएं होती है, उनका विकास एक विशेष टाइम पीरियड के अंदर होता है, एक विशेष अवधि में होता है। और जब उनका विकास होना स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं यौवनारंभ, यौवन का आरंभ, ठीक है, या युवा अवस्था का आरंभ बोल सकते हैं, यौवन आरंभ बोल सकते हैं हम लोग। तो देखिए, इस अवस्था में लैंगिक विकास होता है तथा जनन परिपक्वता आती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिएगा, अब जो लड़कों में यौवनारंभ के लक्षण और लड़कियों में यौवनारंभ के लक्षण क्या होते हैं। देखिए कि जब यौवन आरंभ होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं लड़कों में। देखिए सबसे पहले लड़कों में, तो देखिए लड़कों में क्या होता है, आवाज़ का भारी होना, कि जब लड़कों में यौवनारंभ प्रारंभ होता है तो उसकी आवाज़ कैसी हो जाती है, भारी होती है, दाढ़ी मूंछ आने लगती है, शरीर के विभिन्न भागों में बालों का आना, मतलब शरीर के जो विभिन्न भाग है वहाँ पर बालों का आना, और त्वचा का क्या होना, तेलीय होना, ये लड़कों के यौवनारंभ के लक्षण होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं लड़कियों के यौवनारंभ की। तो लड़कियों में देखो क्या परिवर्तन होते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं। लड़कियों में स्तन का बनना और आकार में वृद्धि होना। जो लड़कियों के स्तन है वो बनना शुरू होते हैं एंड आकार में वृद्धि होने लगती है इस अवस्था में। देखिए अगला जो लक्षण है वो है त्वचा का तेलीय होना, ठीक है। उससे अगला लक्षण है जननांग वाले भागों पर बालों का आना। जो जनन अंग है वहां पर बालों का आना स्टार्ट हो जाता है। रजोधर्म का शुरू होना, जो एक इसको हम मासिक धर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका रजोधर्म स्टार्ट हो जाता है जैसे युवारंभ होता है। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, लड़कियों में यौवनारंभ 12 से 14 वर्ष की आयु में तथा लड़कों में 13 से 15 वर्ष की आयु में होता है। देखिए दोस्तों, जो लड़कियों में यौवनारंभ होता है उसकी आयु, उसका जो मतलब टाइम कब होता है, जब 12 से 14 वर्ष की लड़की हो जाती है तब यौवनारंभ स्टार्ट हो जाता है। और लड़कों में 13 से 15 वर्ष का होता है तब यौवनारंभ स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो लैंगिक परिपक्वता मतलब संपूर्ण रूप से परिपक्वता कब होती है, 18 से 19 वर्ष की आयु में पूर्ण होती है। इस अवधि में मनुष्य में संवेदनाओं तथा उनके बौद्धिक मानसिक स्तर में परिवर्तन आता है। जैसे ही लड़की या लड़का यौवनारंभ स्टार्ट होता है तो उसके जो संवेदना है एंड बौद्धिक मानसिक सब चीज़ों में क्या आता है, परिवर्तन आने लगता है। उसकी सोच में, उनके समझने में या उसके व्यवहार में, हर चीज़ में क्या आने लगता है, परिवर्तन आता है। उनकी फीलिंग्स में, हर चीज़ में। देखिए नर में टेस्टोस्टेरोन, मादा में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन प्रमुख लिंग हार्मोन होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नर लिंग हार्मोन के नाम बताओ, तो जो नर में लिंग हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है दोस्तों। और जो मादा में होते हैं वो होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, नर जनन तंत्र, देखो जो नर जनन तंत्र होता है उनको दो भागों में बांटा गया है। जनन अंगों को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक लैंगिक अंग, दूसरा है द्वितीय लैंगिक अंग, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये वे अंग हैं जो छोटे होते हैं
जो लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों का निर्माण करते हैं। ये जो प्राथमिक लैंगिक अंग है ये किसका निर्माण करते हैं? लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों का निर्माण करते हैं। ये जनन अंग कहलाते हैं। जो प्राथमिक अंग है वो क्या कहलाते हैं? जनन अंग कहलाते हैं। नर में जनन वर्षण कहलाते हैं। जो नर में जनन अंग होता है वो क्या होता है? वर्षण होता है। नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होती है। आगे देखिए, ये जो वर्षण होता है ये उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में स्थित होता है। और वर्षण के दो भाग होते हैं, वर्षण के दो कार्य होते हैं। इसका प्रथम कार्य देखिए, ये क्या करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है। एंड इसका द्वितीय कार्य क्या है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करता है। जो नरलिंग हार्मोन होता है वो क्या होता है? कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। और इसका जो स्राव है वो कौन करता है? कहाँ से होता है? ये होता है वर्षण से। तो हमने वर्षण के बारे में क्या पढ़ा कि ये प्राथमिक लैंगिक अंग है। इसके कार्य ये शुक्राणु का निर्माण करता है और अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव भी करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए, अब हम बात करते हैं द्वितीय लैंगिक अंग की, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, देखिए, द्वितीय लैंगिक जनन अंग में वर्षण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग, शिश्न आदि अंग सम्मिलित होते हैं। ये इतने अंग सम्मिलित होते हैं कौन से? द्वितीय लैंगिक अंग के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्षण के बारे में, वर्षण कोश के बारे में, जिसको बोलते हैं स्कोर्टम। वर्षण कोश वर्षण को स्थिर रखने का कार्य करता है। इसका पहला कार्य क्या है कि ये वर्षण कोश है वो वर्षण को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है, स्थिर रखने का कार्य करता है। देखो, शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर को कम तापमान की आवश्यकता होती है, तो वर्षण कोश ताप नियंत्रण के तौर पर कार्य करता है। यहाँ का तापमान शरीर के अन्य अंगों से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, फिर वर्षण कोश के बाद में आती है शुक्रवाहिनी। शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने के लिए शुक्रवाहिनी की सहायता लेते हैं। शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? शुक्रवाहिनी की सहायता लेना पड़ती है। शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका के साथ संयुक्त नली बनाती है, अतः शुक्राणु तथा मूत्र दोनों समान मार्ग से ही प्रवाहित होते हैं, एक ही मार्ग से ये प्रवाहित होते हैं। यह वाहिका कौन सी? शुक्रवाहिनी शुक्राशय के साथ मिलकर एक स्क्लन नली का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिएगा, शुक्रवाहिनी के बाद में हम पढ़ेंगे अब शुक्राशय, सेमिनल वेजिकल्स। देखिए, शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण करने के लिए एक थैलीनुमा संरचना में खुलती है, जिसे क्या बोलते हैं? शुक्राशय बोलते हैं। शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो शुक्राणु के निर्माण में मदद करता है। साथ ही यह तरल पदार्थ शुक्राणु को ऊर्जा व गति प्रदान करता है। जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको बताया था कि शुक्राशय में तरल पदार्थ स्राव होता है तो शुक्राणु निर्माण में भी कार्य करता है एंड शुक्राणुओं को ऊर्जा व गति प्रदान करने का कार्य करता है। उसके बाद में देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, यह अखरोट के आकार की बाह्य स्रावी ग्रंथि है जो एक तरल पदार्थ का निर्माण व उत्सर्जन करती है। निर्माण का मतलब बनाती है, उत्सर्जन का मतलब वो बाहर निकालती या त्यागती है। यह तरल पदार्थ शुक्राणु का भाग होता है तथा शुक्राणु को गति प्रदान करता है ये। ठीक है दोस्तों, प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद में आता है मूत्र मार्ग। यह एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से निकलकर स्खल नल वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका का निर्माण करती है। मूत्राशय से निकलने वाली मूत्र नलिका व स्खल नलिका आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? ये मूत्र जनन नलिका का निर्माण करती है। इसमें से होकर मूत्र, शुक्राणु व प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव बाहर निकलते हैं। इससे मूत्र मार्ग से यह नलिका शिश्न से गुजरकर मूत्रोजनन छिद्र द्वारा बाहर निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने किसके बारे में पढ़ा? मूत्र मार्ग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब दोस्तों आगे चलते हैं। तो देखिए उसके बाद में हम पढ़ते हैं शिश्न के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनिस।
ये एक बेलनाकार अंग है जो वृषण कोश के बीच लटकता रहता है। ये एक उत्थानशील मैथुनांग अंग है। उत्थानशील का मतलब यह अपनी मतलब अवस्था में होता है, तो उसके बाद में ये क्या होता है, उत्थान का मतलब एक्साइटेड, या फिर ये एक तरीके से मतलब मैं आपको समझाऊं तो एक तरीके से भी ये अपने आकार में परिवर्तन भी होता है इसमें, ठीक है। एंड उसके बाद में ये मूत्र विसर्जन का कार्य करता है, मूत्र को निकालने का कार्य करता है, मूत्र को त्यागने का कार्य करता है। तथा मैथुन के समय, मैथुन का मतलब जब मादा, जब मैथुन का मतलब जब पुरुष के द्वारा, एंड जब सॉरी ऐसे हम बोल सकते हैं इसको कि जब शुक्राणु व अंडाणु का क्रिया होती है, संयोजन होता है, निषेचन होता है, तो उस क्रिया को बोलते हैं मैथुन। तो उस समय क्या होता है, ये शिशन होता है मैथुन के समय, यह शुक्राणुओं को मादा जनन अंग में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने किसके बारे में पढ़े, ये नर जनतंत्र में सम्मिलित होने वाले अंगों के बारे में डिटेल से हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये नोट्स आप आराम से लिख सकते हो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आगे हम दोस्तों चलते हैं। उसके बाद में देखिए, अब हम लोगों ने नर जनतंत्र पढ़ा और इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से वो आपके सामने हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, नर जनतंत्र के दो कार्य लिखिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने नोट्स में लिखा दिया है, नोट्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आज का आंसर दे सकते हो। दूसरा, नर जनतंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, ये भी मैंने बता दिया आपको, ये भी मिल जाएंगे। जैसे नर जन प्रमुख अंग कौन कौन से, जो जनन तंत्र में सम्मिलित होने वाले अंग कौन कौन से हैं वो लिखने हैं यहाँ पर। जैसे हैं वर्षण है, वर्षण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग, शिशन, ये सम्मिलित होने वाले अंग है। फिर देखिए, नर जनन सहायक ग्रंथियों के क्या क्या कार्य है। तो सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी है, प्रोस्टेट ग्रंथि है और शुक्राशय भी एक तरल पदार्थ स्रावित होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में शिशन किससे कहते हैं, इसका कार्य बताओ। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था शिशन के बारे में। शुक्रवाहिनी किसे कहते हैं, ये भी नोट्स में मिल जाएगा आपको। मानव नर जनतंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना है। मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, तो दोस्तों मैंने लैंगिक और अलैंगिक जनन बताया था, तो मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। मानव नर जनन तंत्र के द्वितीयक लैंगिक अंगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दोस्तों इसमें आपको जो द्वितीय लैंगिक अंगों में शामिल होने वाले जो अंग है उनका वर्णन करना है एक एक का। ठीक है, उसके बाद में नर की प्रोस्टेट ग्रंथि निष्क्रिय हो जाए तो क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि क्या काम करती है, यह तरल पदार्थ का स्राव करती है, और जो तरल पदार्थ होता है वो शुक्राणुओं का एक हिस्सा होता है, और यह तरल पदार्थ शुक्राणुओं को गति व ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता। दोस्तों अगर ये निष्क्रिय का मतलब कार्य करना बंद कर देगी तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये जब शुक्राणु प्रोस्टेट ग्रंथि में पहुंचेंगे तो यहाँ पर अगर ये कार्य करना बंद कर दिया इसने, तरल पदार्थ का स्राव करना बंद कर दिया, तो शुक्राणु वहीं खत्म हो जाएगा, शुक्राणु आगे प्रवाहित नहीं होंगे। तो शुक्राणु आगे जाएंगे भी तो वो सीधा सा मतलब कह सकते हैं कि नपुंसकता हो जाएगी। शुक्राणु को ऊर्जा तथा गति प्रदान करने वाले तरल पदार्थ का निर्माण किस द्वितीय लैंगिक अंग में होता है, तो शुक्राशय में होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर होता है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं।